हेलो एवरीवन। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के दौरान जो विभिन्न शब्दों का टेक्निकल शब्द जो प्रयोग किया गया है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला शब्द है कारक। कारक किसे कहते हैं? मेंडल जब आनुवंशिकी का प्रयोग कर रहे थे वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि प्रत्येक लक्षण कण रूपी संरचनाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। उन्हीं कण रूपी संरचनाओं के लिए इन्होंने कारक शब्द का प्रयोग किया था। इसके लिए प्रत्येक लक्षण एक जोड़ी कण रूपी संरचनाओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं जिन्हें मेंडल ने कारक कहा। बाद में पता चला कि यही कारक हमारे क्या हैं? जीन हैं। जो जीन आज हम जानते हैं वही जीन ही उस समय क्या थे? कारक थे। जीन क्या होता है? अब यह बिल्कुल सुस्पष्ट हो चुका है कि डीएनए का वह खंड जिसमें किसी आनुवंशिक लक्षण का कोड निहित होता है उसे हम एक जीन कहते हैं। जैसे ये डीएनए का टुकड़ा है, यदि ये खंड किसी लक्षण को कोड करता है, इसके द्वारा कोई लक्षण नियंत्रित होता है, तो यह खंड हमारा एक जीन कहलाएगा। यह हमारा क्या कहलाएगा? एक जीन कहलाएगा। अब एलिलोमार्फ एवं एलील किसी भी लक्षण के जो दो विरोधी गुण होते हैं उन्हें ही हम एलिलोमार्फ कहते हैं। जैसे यदि पौधे की लंबाई ले लें तो लंबापन एवं बौनापन ये एलिलोमार्फ होंगे। पुष्प का रंग ले लें तो बैगनी व सफ़ेद ये एलिलोमार्फ कहलाएंगे। यदि हम बीज की आकृति ले लें तो गोल एवं झुर्रीदार ये हमारे एलिलोमार्फ कहलाएंगे। अच्छा, ये जैसे हम पौधे की लंबाई ले लें, लंबेपन को अगर हम कैपिटल टी से तथा बौनेपन को स्मॉल टी से प्रदर्शित करें तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ही हमारे एलील हैं। किसी भी लक्षण के जो दो विरोधी गुण होते हैं उन दोनों गुणों को प्रदर्शित जिनके द्वारा जिन लेटर के द्वारा किया जाता है वो लेटर ही हमारे क्या हैं? एलील हैं। या हम दूसरी भाषा में कहें एलील क्या होते हैं? जीन के जो वैकल्पिक रूप होते हैं उन्हें ही हम एलील कहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग आते हैं समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। समयुग्मजी क्या है? आप जान चुके हैं। किसी एक लक्षण का नियंत्रण दो एलील करते हैं। यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों एलील एक जैसे हैं तो उस लक्षण विशेष के लिए उस जीवधारी को समयुग्मजी या होमोजाइगस कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, ऐसे जीवधारी को इस लंबेपन के लिए समयुग्मजी, इसे बौनेपन के लिए समयुग्मजी कहा जाएगा। लेकिन यदि दोनों एलील भिन्न भिन्न हों, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले यदि दोनों एलील भिन्न भिन्न हो तो उस लक्षण विशेष के लिए उस जीवधारी को हम विषमयुग्मजी कहेंगे। जैसे यदि एक एलील कैपिटल टी तथा दूसरा एलील स्मॉल टी हो तो लंबेपन के लिए हम इस जीवधारी को विषमयुग्मजी कहेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी कैरेक्टर चुन सकते हैं। बीज की आकृति गोल एवं झुर्रीदार
यदि हम गोल को कैपिटल आर से प्रदर्शित करें, झुर्रीदार के एलील को स्मॉल आर से प्रदर्शित करें, तो कैपिटल आर ये भी समयुग्मजी होगा, स्मॉल आर ये भी समयुग्मजी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एलील एक जैसे हैं। यदि एक एलील कैपिटल हो, दूसरा स्मॉल हो, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो बीज की आकृति के लिए यह पौधा आपका विषम युग्मजी होगा। इसी तरीके से मेंडल ने जिन 7 लक्षणों को लिया था, बारी बारी से हम सभी को ले सकते हैं। सभी में समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जीनोटाइप एवं फिनोटाइप, चौथा टर्म जो है जो महत्वपूर्ण है, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? आनुवंशिक बनावट, जीनिक बनावट कैसी है जीवधारी की, वह उसका जीनोटाइप होता है। और बाहर से देखने पर जीवधारी कैसा दिखाई दे रहा है, बाह्य रूप से कैसा दिखाई दे रहा है, वह उसका फिनोटाइप होता है। जैसे यदि कोई लंबा पौधा है, लंबे पौधे में 2 प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं। दोनों एलील एक जैसे हो सकते हैं, कैपिटल टी। दूसरा जीनोटाइप कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कैपिटल टी व स्मॉल टी। लेकिन जिस पौधे में कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, उस पौधे की भी लंबाई उतनी ही होगी जितना कैपिटल टी वाले पौधे की होगी। यानी कि जो शुद्ध लंबा पौधा होगा उसकी लंबाई संकर पौधे की लंबाई भी शुद्ध लंबे पौधे की लंबाई के बराबर होगी। ऊपर से देख करके हम ये नहीं जान सकते हैं कि पौधा अंदर से उसकी जीनोटिपिक बनावट में कुछ अंतर है। तो जीनोटाइप से क्या पता चलता है? जीनोटाइप से उसकी जीनिक बनावट पता चलती है, जबकि फिनोटाइप से बाह्य रूप से पौधा कैसा दिख रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, छठा, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, जब किसी लक्षण के दोनों विरोधी गुणों के बीच संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, तथा जो नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराते हैं। शुद्ध लंबा का मतलब, यदि कोई पौधा कई पीढ़ियों तक लगातार लंबा पौधा दे रहा है, हमने बोया, उनके बीजों को एकत्रित किया, अगले साल फिर बोया, फिर सभी पौधे लंबे हुए, उनसे जो बीज प्राप्त हुए, अगले साल फिर से बोया, फिर से हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो हम मान लेते हैं कि यह पौधा शुद्ध लंबा है। इसी तरीके से बौने पौधे को भी हमने बोया, उनके बीजों को एकत्रित किया, अगले साल फिर बोया, फिर बीजों को एकत्रित किया, अगले साल फिर बोया, और फिर पौधा बौना ही रहा। 4-5 पीढ़ियों तक अध्ययन कर लेते हैं और लगातार यदि बौना पौधा दे रहा है, तो इसका मतलब वह पौधा हमारा, वह सीड हमारा शुद्ध बौना है। तो एक शुद्ध, किसी एक लक्षण के एक शुद्ध, जो दोनों विरोधी गुण होते हैं, शुद्ध लंबा ले लें और शुद्ध बौना ले लें, दोनों के बीच में संकरण करा दें। संकरण इस पौधे के परागकणों को उस पौधे के वर्तिकाग्र पर और उसके परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं। दोनों में सीड सेटिंग होती है, दोनों में बीज लगते हैं, उन बीजों को अलग अलग एकत्रित करके रख लेते हैं और फिर दोनों को अलग अलग बोते हैं। लंबे पौधे वाले के बीजों को अलग रखते हैं, बौने पौधे वाले बीजों को अलग रखते हैं। लेकिन जब हम बोते हैं दोनों पौधों को अलग अलग, तो देखते हैं कि F1 पीढ़ी में जो पौधों की लंबाई होती है वह एक जैसी होती है। वह पौधा चाहे लंबे पौधे के बीजों से तैयार हुआ हो या बौने पौधे के बीजों से तैयार हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वह लक्षण प्रभावी माना जाता है, और जो लक्षण नहीं प्रकट होता है वह अप्रभावी माना जाता है। यदि हम शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे के बीच कराते हैं तो ये आपके युग्मक हैं, ये आपकी F1 पीढ़ी है। नीचे आपकी कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी की सभी संतानों में आप देख रहे हैं एक प्रभावी एलील तथा दूसरा अप्रभावी एलील है। प्रभावी एलील हम कैसे जानेंगे? जब हम उन पौधों को बोते हैं जो लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी माना जाता है, और जो नहीं प्रकट होता है वह अप्रभावी माना जाता है। यह एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका है। हम जानते हैं कि लंबेपन का गुण बौनेपन पर प्रभावी है, तो इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा गया है। लेकिन अगर स्मॉल टी प्रभावी होता, बौनापन प्रभावी होता, जैसे एक हमने शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे के बीच कराया, और जो बीज हमें प्राप्त हुए उसे हमने बोया, और बोने के बाद पौधे बौने प्राप्त हुए, तो इसका मतलब बौनापन लंबेपन के ऊपर प्रभावी है। लेकिन बोने के बाद यदि पौधा लंबा प्राप्त हुआ, इसका मतलब लंबेपन का लक्षण बौनेपन के ऊपर प्रभावी है। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। अब आइए हम आते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण क्या होता है? F1 पीढ़ी की संतानों का P1 पीढ़ी के किसी भी जनक के साथ क्रॉस को ही संकर पूर्वज संकरण या अंग्रेजी में बैक क्रॉस कहा जाता है। जैसे ये क्रॉस आप सामने देख रहे हैं, एक लंबे पौधे का संकरण एक बौने पौधे से कराया गया, और पहली पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हुआ उसको बोया गया, वो F1 पीढ़ी हमारी हो गई। तो F1 पीढ़ी की संतानों का P1 पीढ़ी के किसी भी जनक के साथ, चाहे डोमिनेंट के साथ चाहे रिसेसिव के साथ यदि हम संकरण कराते हैं, वह संकरण हमारा बैक क्रॉस कहलाता है। जंतुओं के केस में जैसे आप समझ लीजिए एक बकरी है एक बकरा है, दोनों के बीच में संकरण हुआ, बच्चा पैदा हुआ, और यदि वह बच्चा जिनसे पैदा हुआ है अपने जनक के साथ क्रॉस करता है, वह क्रॉस हमारा बैक क्रॉस
कहलाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं परीक्षण संकरण। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस है। बस इसमें शर्त यह है कि इसमें F1 पीढ़ी की संतानों का P1 पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है। F1 पीढ़ी आपके सामने है। F1 पीढ़ी की संतान का P1 पीढ़ी के रिसेसिव जनक अप्रभावी लक्षण वाले यानी स्मॉल टी के बीच जब संकरण कराते हैं तो उसी संकरण को परीक्षण संकरण कहा जाता है। इसे परीक्षण संकरण क्यों कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह टेस्ट करने के लिए ही किया जाता है कि जो F1 पीढ़ी की संतान है या कोई पौधा लंबा है तो वह शुद्ध लंबा है या संकर लंबा है। यदि पौधा शुद्ध लंबा रहेगा तो होने वाली सभी संतानें लंबी होंगी। यदि कोई पौधा लंबा है तो वह दो पॉसिबिलिटी है वहाँ पर, या तो दोनों एलील कैपिटल टी होंगे या एक एलील कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी होगा। यह हम जानने के लिए टेस्ट क्रॉस कराते हैं कि वह होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। यदि होमोजाइगस रहेगा तो टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में जो संतानें होंगी सभी की सभी लंबी होंगी, लेकिन यदि वह हेट्रोजाइगस रहेगा तो जो संतानें होंगी निश्चित रूप से 50% लंबी और 50% बौनी। यदि 100 मटर के दाने प्राप्त हुए, उन 100 मटर के दानों को हम बोएंगे तो 50 पौधे लंबे होंगे और 50 पौधे बौने होंगे। इसका मतलब वह पौधा जो हमें बाहर से देखने पर लंबा दिखाई दे रहा था उसका एक एलील कैपिटल टी है तथा दूसरा एलील स्मॉल टी है। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एवं रेसिप्रोकल क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हम केवल एक लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो वह क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल व्हिच आर डिफरिंग ओनली ए सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर। किसी एक लक्षण को हम ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो वह क्रॉस हमारा कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पौधे की लंबाई ले लें, बीज की आकृति ले लें, पुष्प का रंग ले लें, फली की आकृति ले लें, फली का शेप ले लें, कोई एक लक्षण लेकर के ध्यान में हम रख करके संकरण कराएंगे तो वह संकरण हमारा कहलाता है मोनोहाइब्रिड, एक संकरण। डाईहाइब्रिड, द्विसंकर संकरण, जब एक बार में हम दो लक्षणों को ध्यान में रखें, जैसे लंबाई के साथ साथ बीज की आकृति भी ले लें। लंबा पौधा और उसके बीज कैसे हैं, गोल, उसका क्रॉस बौना पौधा और उसके बीज कैसे हैं, झुर्रीदार। एक साथ हम दो लक्षणों को जब ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं वह क्रॉस हमारा कहलाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से एक साथ तीन लक्षणों को ध्यान में रख करके हम क्रॉस कराएं तो वह क्रॉस हमारा कहलाएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? संकरण कराने के लिए हम
एक पौधे को नर मानते हैं, दूसरे को मादा। जहाँ से हमें मादा पौधे की ज़रूरत है, वहाँ पर पुष्प खिलने के पहले ही उनके सभी पुंकेसरों को हम निकाल देते हैं। इमैस्कुलेशन, पिछले अध्याय में आप लोग जब पौधों में जनन हम लोग पढ़ रहे थे तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग दो तकनीक हम लोगों ने पढ़ा था। इमैस्कुलेशन क्या होता है? परिपक्व होने से पहले पुंकेसर को पुष्प से हटा दिया जाता है, इसे ही हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो और बैगिंग, इमैस्कुलेशन के बाद पुष्प के ऊपर एक पॉलीथीन का बैग लगा दिया जाता है जिससे कोई अवांछित परागकण न आने पाए। जिस परागकण को हम वहाँ पे पहुँचाना चाहें वही परागकण आकर के निषेचन की क्रिया कर पाए। जैसे आप मान लीजिए एक हमने लंबा पौधा लिया, दूसरा बौना पौधा लिया। लंबे पौधे वाले पौधे को हमने यहाँ से परागकण लिया और उस परागकण को बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया। बौने पौधे के पुंकेसरों को पुष्प के परिपक्व होने से पहले हमने हटा दिया। इसके बाद अगले एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, बौने पौधे के पुंकेसरों को लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर ले जाकर के छिड़कते हैं और यानी जो नर एवं मादा हैं उनके स्रोत को हम बदल देते हैं। और बदल करके जो क्रॉस होता है, इसी क्रॉस को कहा जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। नर और मादा को पारस्परिक रूप से हम यानी नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के स्रोतों को हम परस्पर बदल देते हैं और इस क्रॉस को ही कहा जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो मेंडल के नियमों में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इन विभिन्न शब्दों का प्रयोग जगह जगह पर होगा, इसे हम एक बार भली भांति दोहरा लें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंडल्स के नियम।